अंतिम चोट कर डाली है। शिवसेना के नाम और झंडे पर अब उनका हक है। चुनाव आयोग के इस फैसले ने बीएमसी चुनाव से ऐन पहले महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है और इस भूचाल के बीच शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि नाम और चुनाव चिन्ह छीन लेने से कुछ नहीं होता। भाजपा और शिंदे को इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं और जनता के बीच जाकर इसका हिसाब किताब बराबर करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में सरकार की दादागिरी चल रही है, हिम्मत है तो चुनाव मैदान में आइए, चुनाव लड़िए, वहां पर जनता बताएगी कि कौन असली है कौन नकली। फिर भी उद्धव ठाकरे के लिए यह जोर का झटका है। महाराष्ट्र की सत्ता तो उनके हाथ से पहले ही चली गई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शिवसेना उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन 17 फरवरी को उनकी यह उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। 56 साल पहले जिस पार्टी की नींव उनके पिता ने रखी थी, वो अब पूरी तरह एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने 17 फरवरी की शाम को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए ही अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा था। उद्धव गुट ने इसे भाजपा का बदला बताया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के दबदबे से कोई अनजान नहीं है। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन लगभग 33 साल पुराना था। भाजपा की स्थिति पूरे देश में चाहे जैसी रही हो, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र दो राज्य ऐसे थे जहां वो हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रही, सीटें कितनी भी आई हो। बिहार में नीतीश कुमार और महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ही भाजपा के बड़े भाई रहे। विधानसभा चुनाव में हमेशा ज्यादा सीटों पर शिवसेना ही लड़ा करती थी। लेकिन 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने भाजपा का मुख्यमंत्री स्वीकार करने से इनकार कर दिया, माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने सरकार और पार्टी दोनों की कमान उनके हाथ से छीन ली और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। लेकिन उद्धव के हाथ से सिर्फ पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं छिना है, बल्कि चुनाव आयोग का फैसला लागू होते ही अब शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव ठाकरे के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में शिवसेना के पास 148 करोड़ की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है। अब इस सब के मालिक एकनाथ शिंदे हो गए। महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के दफ्तर हैं। इन सब पर अब शिंदे की तस्वीर लगेगी। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि बाला साहब ने अपनी वसीयत में मुंबई स्थित मातोश्री के 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल बेटे जयदेव के नाम और दूसरी तीसरी मंजिल उद्धव के नाम की थी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर को शिवसेना के लिए रखा था। अगर ऐसा है तो उद्धव ठाकरे को अपने घर जाने के लिए भी एकनाथ शिंदे की सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा। मतलब जून 2022 में महाराष्ट्र की सत्ता में आए तूफान ने उद्धव ठाकरे से उनका सब कुछ छीन लिया। लेकिन यह सब एकदम से नहीं हुआ। इसकी तैयारियों में बीजेपी 2014 से ही लग गई थी, जब उसने लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की। लेकिन शिवसेना इस पर राजी नहीं हुई और दोनों की राहें अलग हो गई। हालांकि कुछ दिनों तक विपक्ष में बैठने के बाद शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और उसे 12 मंत्री पद मिले। लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच दुश्मनी के बीज तो पड़ ही गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में फिर दोनों को साथ आना पड़ा। लोकसभा के रिजल्ट में बीजेपी शिवसेना पर भारी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने ज्यादा जबकि शिवसेना ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने इस दौरान 106 सीटें जीती, जबकि शिवसेना को 56 सीटें ही मिली। इसके बाद शिवसेना ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री के फॉर्मूले का दांव चला, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। लिहाजा शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे सीएम बने और इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। उद्धव के दाहिने हाथ माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने चुपचाप बीजेपी से हाथ मिला लिया। हालांकि ड्रामेबाजी ऐसी की गई कि शिंदे नाराज होकर गए, लेकिन इस पर भरोसा किसी ने नहीं किया। 21 जून 2022 को अचानक खबर आती है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के कई विधायकों के साथ सूरत में एक होटल में छिपे हुए हैं। शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 35 विधायक हैं। उनके समर्थन का पत्र जारी करके शिंदे उद्धव सरकार में खलबली मचा देते हैं। फिर तो तमाशा शुरू हो गया और इसका अंत शिंदे और फडणवीस की शपथ पर जाकर हुआ। केवल 10 दिन में सत्ता पलट गई और उद्धव देखते रह गए। बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ डाला था। इतने के बाद भी उद्धव की मुसीबतें कम नहीं हुई। मुसीबतों में सबसे तनकर साथ खड़े रहे उनके भरोसेमंद संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में डाल दिया गया। हालांकि नवंबर 2022 को उन्हें स्पेशल कोर्ट से जमानत पार्टी है और ना ही कोई तय, लेकिन शिवसेना का सिक्का चलता रहा है। दरअसल मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर नगर पालिका मानी जाती है। बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा होता है, इसीलिए हर दल इस पर कब्जा करना चाहता है। पिछले 2.5 दशक से मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, लेकिन अब शिवसेना टूट चुकी है और अब तो उद्धव के हाथ से सिंबल भी चला गया। 50 साल से ज्यादा समय से लोग शिवसेना का मतलब तीर कमान समझते थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव बीएमसी चुनाव में अपना दबदबा कायम रख पाएंगे, क्योंकि सत्ता में आते ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि अब उसका अगला निशाना बीएमसी चुनाव है और अभी तक बीजेपी वो सब करने में कामयाब हुई है जो वो करना चाहती थी। शरद पवार बोल तो रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन क्या उद्धव उन्हें सही साबित कर पाएंगे? अलग पार्टी बनाना एक बात है और अपने पिता की पार्टी से बेटे को बेदखल कर दिया जाना और बात।